नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन कर रहे हैं 10वीं कक्षा के चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक के सेकेंड पार्ट का। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के भी पहला वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने यहाँ तक रिवीजन कर लिया है और अब आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम आगे चलेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम थी वो केवल यहीं तक थी। चीज़ों को समझना यहीं तक कठिन था, आगे पूरा का पूरा आसान है, आगे कुछ नहीं है, सब धुआं धुआं है। तो कहते हैं कि सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड, सिंस नो वन कोई भी नहीं वुड अंडरस्टैंड समझ सकेगा, अ वर्ड एक भी शब्द ऑफ माई स्टोरीज मेरी कहानियों का, तो मेरी कहानियों का एक भी शब्द कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकेगा। टू किटी, जो मैंने किटी को सुनाई है, इफ़ आई वर टू प्ल्यूग राइट इन, मतलब कहने का मतलब सीधा सीधा यहाँ पे है कि जो कहानियाँ मैंने किटी में लिखी हैं, यानी जो कहानियाँ मैंने अपनी डायरी में लिख रखी हैं, उनका एक भी शब्द कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकेगा। यानी सारे जो इनके सीक्रेट्स थे इन्होंने अपनी डायरी में लिख दिए हैं, लेकिन अब ये कहती हैं कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति इन शब्दों को या इन कहानियों को पढ़ेगा तो वो इसका एक भी शब्द नहीं समझ सकेगा सिवाय किटी के। ठीक है, तो आपको ऐसे इसको पढ़ना है कि सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ़ आई वर टू प्ल्यूंग राइट इन, यानी जो कहानियाँ मैंने किटी के अंदर लिख रखी हैं, जो कहानियाँ मैंने किटी के अंदर लिखी हैं, कोई दूसरा व्यक्ति इसके एक भी शब्द को समझ नहीं सकेगा। आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। देखिए, कहती हैं कि आई वुड बेटर प्रोवाइड, मैं प्रदान करूँगी, अ ब्रीफ स्केच, एक संक्षिप्त स्केच मतलब होता है चरित्र चित्रण कह सकते हैं। तो आप यहाँ पे कहिए संक्षिप्त चित्रण प्रदान करूँगी ऑफ माई लाइफ, अपने जीवन का। कहती हैं कि मैं अब अपने जीवन का एक संक्षिप्त चित्रण प्रदान करूँगी। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, लेकिन मुझे ऐसा करना पसंद नहीं है। यानी ये कह रही हैं कि अब मैं अपने बारे में कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी, यानी अपनी डायरी में लिख रही हैं, तो कहती हैं कि मैं अपने बारे में कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी, हालांकि मुझे अपने बारे में बात करना पसंद नहीं है। यानी मैं अपने बारे में कुछ चीज़ें ज़्यादातर लोगों को नहीं बताती, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा करूँगी। तो सेंटेंस को फिर से समझ लेते हैं। यहाँ इस पूरी लाइन का मतलब था कि किटी में जो मैंने कहानियाँ लिखी हैं उनका एक भी शब्द कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता। आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, और अब मैं अपने जीवन का एक संक्षिप्त चित्रण प्रदान करूँगी। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, यद्यपि मुझे ऐसा करना पसंद नहीं है। माई फादर, मेरे पिता, द मोस्ट अडोरेबल फादर, अडोरेबल आप कह सकते हैं पूजनीय पिता हैं, मेरे पिता सबसे अधिक पूजनीय पिता है। आई हैव एवर सीन, जिन्हें मैं जानती हूँ, यानी मेरे पिता जिन्हें मैं जानती हूँ वो एक पूजनीय पिता हैं। डिडंट मैरी माई मदर, उन्होंने मेरी माँ से शादी नहीं की, अंटिल तब तक, जब तक कि ही वॉज 30, जब तक कि वो 30 वर्ष की नहीं हो गई। 30 के आगे भी कुछ है तो उस तरफ चलना पड़ेगा, बट पहले इसको देखिए कि माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, यानी मेरे पिता द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, यानी मेरे पिता सबसे अधिक पूजनीय पिता हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, या फिर मेरे पिता मेरे पूजनीय पिता हैं जिन्हें मैं जानती हूँ। डिडंट मैरी माई मदर अंटिल, उन्होंने मेरी माँ से तब तक शादी नहीं की जब तक कि ही वॉज 30, आगे देख लेते हैं क्या होता है, ही वॉज 36, जब तक कि उनकी आयु 36 वर्ष की नहीं हो गई, यानी जब तक वो 36 साल के नहीं हो गए तब तक उन्होंने मेरी माँ से शादी नहीं किया। एंड सी वॉज 25, और मेरी माता की उम्र कितनी हो गई, 25, 25 वर्ष, यानी जब तक कि मेरी माता की उम्र 25 वर्ष और मेरे पिता की उम्र 36 वर्ष नहीं हो गई तब तक उन्होंने मेरी माता से शादी नहीं की। माई सिस्टर, मेरी बहन,
मैगोट, उसका नाम क्या है, मैरगोट, वॉज बर्न इन फ्रैंकफर्ट। मैगोट, मेरी सिस्टर मार्गोट का जन्म फ्रैंकफर्ट में हुआ था, इन जर्मनी, जो जर्मनी में है, इन 1926, 1926 में। तो मेरी बहन मार्गोट का जन्म जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 1926 को हुआ था। आई वॉज बर्न ऑन 12 जून 1929। आई वॉज बर्न, और मेरा जन्म हुआ था 12 जून को, और मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। तो आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, मैं फ्रैंकफर्ट में रही, अंटिल आई वॉज 4, जब तक कि मेरी आयु 4 वर्ष की नहीं हो गई, यानी मैं 4 साल तक फ्रैंकफर्ट में रही। माई फादर इमर्टेड टू हॉलैंड इन 1930, यानी मेरे पिता हॉलैंड में जाकर के बस गए, कब, 1933 में। तो मेरे पिता 1933 में हॉलैंड में जाकर बस गए। माई मदर, और मेरी माता श्री ईदिथ हॉलैंडर फ्रैंक, जिनका नाम ईदिथ हॉलैंडर फ्रैंक है, वेंट विथ हिम, उनके साथ रहने चली गई, टू हॉलैंड इन सितंबर में। और मेरी माता श्री, जिनका नाम ईदिथ हॉलैंडर फ्रैंक है, वो सितंबर में पिताजी के साथ हॉलैंड रहने चली गई। वाइल मार्गोट, जबकि मार्गोट एंड आई, और मैं, वर सेंड टू अचेन, यानी जबकि मुझे और मार्गोट को अचेन भेजा गया, टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर, हमारी दादी माँ के साथ रहने के लिए। ठीक है, बार बार रिवीजन नहीं करा क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है जो कठिन हो। ठीक है, तो वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू अचेन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर, जबकि मुझे और मार्गोट को दादी माँ के साथ रहने के लिए अचेन जाना पड़ा या भेज दिया गया। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट होता है तो वीडियो को पास कर लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक रिवीजन कर लीजिए और फिर से वीडियो को प्ले कर लीजिए। ठीक है, कुछ भी कठिन नहीं है, इसलिए मैं बार बार रिवीजन नहीं करवा रहा। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड, मार्गोट हॉलैंड चली गई। हॉलैंड कहाँ पर, जहाँ पे उनके माता पिता रहते थे। तो मार्गोट हॉलैंड चली गई इन दिसंबर में। मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड चली गई, एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं उसके पीछे पीछे फरवरी में हॉलैंड पहुंची। व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल, जब मुझे सजा कर रख दिया गया या फिर बिठा दिया गया ऑन द टेबल पर, एज अ बर्थडे प्रेजेंट, बर्थडे गिफ्ट के रूप में, फॉर मार्गोट के, जब मुझे मार्गोट के बर्थडे गिफ्ट के रूप में टेबल के ऊपर सजा कर बैठा दिया गया। ठीक है, क्लियर है, यानी कि कहने का मतलब है कि बड़ी बहन छोटी बहन के बिना नहीं रह पाती होगी, उसे उसकी याद आती होगी, तो माता पिता ने इनको भी बुला लिया। किसके कहने पर, मार्गोट के कहने पर। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कहती हैं कि मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड चली गई थी, बट उसका मन नहीं लग रहा होगा अकेले, तो वही कहती है कि आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं उसके पीछे पीछे फरवरी में हॉलैंड पहुंच गई। व्हेन, जब, आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल, जब मुझे टेबल पर सजा कर रखा गया, एज अ बर्थडे प्रेजेंट, बर्थडे गिफ्ट के रूप में, फॉर मार्गोट के। तो मार्गोट के बर्थडे गिफ्ट के रूप में मुझे टेबल पर सजा कर रखा गया। ठीक है, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि मार्गोट के बर्थडे के गिफ्ट के रूप में मुझे डाउन ऑन द टेबल पर, या फिर मार्गोट के बर्थडे के गिफ्ट के रूप में मुझे टेबल पर बिठाया गया, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कठिन नहीं है, बस ध्यान से समझना है। थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको ताकि इमेजेस क्लियर हो। ठीक है, आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मंटेसरी नर्सरी स्कूल। तो आई स्टार्टेड राइट अवे, और मैंने तुरंत ही शुरू कर दिया, एट मंटेसरी नर्सरी स्कूल, यानी मंटेसरी नर्सरी स्कूल में अपनी पढ़ाई मैंने तुरंत शुरू कर दी। मंटेसरी नर्सरी स्कूल में मैंने अपनी पढ़ाई तुरंत शुरू कर दी। आई स्टेड देयर, और मैंने वहाँ पर पढ़ाई की, अंटिल आई वाज 6, जब तक कि मैं 6 वर्ष की नहीं हो गई, और जब तक मैं 6 वर्ष की नहीं हो गई मैंने वहाँ पर पढ़ाई की। ठीक है, आगे देखिए, एक बार इसे और थोड़ा सा क्लियर करते हैं, लाइट
तो आ रहा था, सही से नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको पॉज कर दिया था। देखिए कि आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6। तो जब तक मेरी आयु 6 वर्ष की हुई, या फिर मेरी आयु तब 6 वर्ष की थी, मैं वहाँ पर रुकी। यानी मैंने वहाँ पर तब तक पढ़ाई की जब तक मेरी आयु 6 वर्ष की थी। एट विच टाइम, और उस समय, आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, मैं पहली कक्षा में थी। और उस समय मैं पहली कक्षा में थी, यानी 6 साल के बच्चे पहली कक्षा में ही होते हैं, 5 या 6 साल के बच्चे। इन द 6th, समझ में नहीं आया क्या? देखिए, आई स्टेड देयर, स्टेड मतलब होता है रुकना, तो मैं वहाँ पर रुकी अंटिल आई वाज 6, यानी जब तक मेरी आयु 6 वर्ष नहीं हुई, मैंने वहीं पर अपनी पढ़ाई की। एट विच टाइम, और उस समय, आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और उस समय मैं कौन सी कक्षा में थी? फर्स्ट फॉर्म, पहली कक्षा में थी। इन द 6th फॉर्म, माई टीचर वाज मिसेस कूपरस, यानी क्यूपरस। कहते हैं कि इन द 6th फॉर्म, छठी कक्षा में जब ये जाते हैं तब की बात बताते हैं कि इन द 6th फॉर्म, छठी कक्षा में, माई टीचर वाज मिसेस कूपर्स, मेरी टीचर जो थी वो मिसेस कूपर्स थी, द हेड मिस्ट्रेस, और वही मुख्य अध्यापिका थी। यानी जो इनको पढ़ाती थी वो उस विद्यालय में पढ़ाती भी थी और वो उस विद्यालय की मुख्य अध्यापिका भी थी। दो बात है। तो इन द 6th फॉर्म, माई टीचर वाज मिसेस क्यूपर्स, मेरी छठी कक्षा में अध्यापिका मिसेस क्यूपर्स थी, जो कि हेड मिस्ट्रेस थी, यानी मुख्य अध्यापिका भी थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, और साल के अंत में, वी वर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों की आंखों में आंसू थे। एज वी सैट हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, जब हमने फेयरवेल में एक दूसरे को अलविदा कहा। देखिए, आपने फेयरवेल सुना होगा या फिर आपने फेयरवेल नहीं सुना है तो आपने विदाई सुनी होगी। विद्यालयों में विदाई होती है, जब बच्चे हाई स्कूल में जाते हैं और 12th में जाते हैं तो टीचर उनको विदा करते हैं कि जाइए, आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है, आपका हाई स्कूल से हम लोग विदाई कर रहे हैं, अब यहाँ से आप जाइए और अपना एग्ज़ाम दीजिए। तो आपने देखा होगा ना कि 2 महीने पहले ही बड़े बच्चे, यानी जो हाई स्कूल और इंटर के बच्चे होते हैं, उनको 2 महीने पहले ही विद्यालय से विदा कर दिया जाता है, उसे फेयरवेल बोलते हैं। ठीक है। और बड़े स्तर पे जाते हैं तो ग्रेजुएशन में भी ये होता है, बट वहाँ पे अभी आप नहीं समझ पाएंगे, ये बड़ी बात है। आपके स्तर पे केवल इतना है कि आप अगर हाई स्कूल में हैं तो आपने देखा होगा कि आपके बच्चों को फेयरवेल किया जाता है, यानी आपसे जो अगली कक्षा में रहे होंगे उनको फेयरवेल किया गया होगा। इस साल आपको भी फेयरवेल किया जाएगा, यानी आपकी भी विदाई की जाएगी। 2 महीने पहले आपको विद्यालय से विदा कर दिया जाता है ताकि आप अपनी तैयारी कर सकें। तो कहते हैं कि एज ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स, और साल के अंत में हम दोनों की आंखों में आंसू थे। एज वी सैड हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, यानी जब हमने, हार्ट ब्रेकिंग मतलब होता है हृदय को तोड़ने वाली, फेयरवेल मतलब होता है अलविदा कही। ठीक है। इन द समर ऑफ 1941, 1941 की गर्मियों में, ग्रैंड माँ फेल इल, दादी माँ बीमार पड़ गई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका ऑपरेशन कराना पड़ा। सो माई बर्थडे, इसलिए मेरा बर्थडे जो था, पास्ट विथ लिटिल सेलिब्रेशन, थोड़े से धूमधाम से बीता। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि इसलिए मेरे बर्थडे में ज़्यादा उत्सव नहीं किए गए, या फिर मेरे बर्थडे में ज़्यादा उत्सव नहीं किए गए, यानी ज़्यादा शो ऑफ नहीं किया गया, ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं किया गया इनके बर्थडे में। ठीक है। एक बार फिर से आसान शब्दों में बोलता हूँ कि इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ फेल इल, 1941 की गर्मियों में दादी माँ बीमार पड़ गई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका ऑपरेशन कराना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ट विथ लिटिल सेलिब्रेशन, और इसीलिए मेरा जन्म उत्सव बिना किसी सेलिब्रेशन के, या फिर मेरा बर्थडे बिना उत्सव के बीता। ठीक है, इतना आसान रहेगा कि मेरा बर्थडे बिना उत्सव के बीता। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, दादी माँ की मृत्यु जनवरी 1942 में हो गई। दादी माँ की जनवरी 1942 में मृत्यु हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफ्टन आई थिंक ऑफ हर, नो वन नोज, और कोई नहीं जानता कि हाउ ऑफ्टन की कितनी बार आई थिंक ऑफ हर, मैंने उनके बारे में सोचा। एंड स्टिल लव हर, और मैं उन्हें अभी भी प्रेम करती हूँ।
और कोई भी नहीं जानता कि मैंने उनके बारे में कितनी बार सोचा और अभी भी मैं उनसे प्रेम करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन, अब की बार जब बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, देखिए 1941 में बीमार पड़ी थी, 1942 में डेथ हुई, तो 1 साल बीत चुका है। तो वही कहती हैं कि दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, 1942 में जब मेरा बर्थडे मनाया गया, वाज इंटेंटेड टू मेक अप फॉर द अदर। तो आप इसको सीधे सीधे ऐसे कहिए कि ज़्यादा लंबा मैं नहीं खींचता, आप इस पूरे के पूरे सेंटेंस का केवल इतना मतलब समझिए कि दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज इंटेंटेड टू मेक अप फॉर द अदर। आप इस पूरे का मतलब केवल इतना याद रखिएगा कि जब 1942 में मेरा बर्थडे मनाया गया तो एंड ग्रैंड मास कैंडल वाज लिट अलोंग विद द रेस्ट। तो बाकी की कैंडल्स के साथ, बाकी की मोमबत्तियों के साथ दादी माँ के लिए भी मोमबत्तियाँ जलाई गई। इस तरह से कहेंगे, आसान रहेगा। अगर अभी भी हार्ड है तो आप इसे ऐसे याद करिए कि दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज इंटेंटेड टू मेक अप फॉर द अदर। इस पूरे सेंटेंस का मतलब आप याद रखेंगे सीधा सा कि जब 1942 में मेरा बर्थडे मनाया गया तो ग्रैंड मास कैंडल वाज लिट अलोंग विद द रेस्ट। तो बाकी की मोमबत्तियों के साथ हमने दादी माँ की भी मोमबत्तियाँ जलाई। ठीक है, इतना आसान है कि भाई बर्थडे में देखिए मोमबत्तियाँ जलती हैं ना, तो वही कह रहे हैं कि हमने दादी माँ की तरफ से भी बाकी की मोमबत्तियों के साथ मोमबत्तियाँ जलाई। ठीक है, तो आसान शब्दों में आप ऐसे याद रखेंगे कि 1942 में जब मेरा बर्थडे मनाया गया तो हमने बाकी की मोमबत्तियों के साथ दादी माँ के लिए भी मोमबत्तियाँ जलाई। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल। हम चारों का स्वास्थ्य अभी भी अच्छा था। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट। एंड दैट ब्रिंग्स मी, और अब मैं ब्रिंग्स आती हूँ, अब मैं आती हूँ टू द प्रेजेंट डेट, आज की तारीख पर। और अब मैं आज की तारीख पर आती हूँ 20 जून 1942, यानी अब मैं आज की तारीख 20 जून 1942 पर आती हूँ। एंड द सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माय डायरी, और अपनी डायरी के प्रति, सोलेमन डेडिकेशन मतलब होता है पवित्र समर्पण, यानी मैं अपनी डायरी से कुछ भी झूठ नहीं बोलूँगी। ठीक है, तो और मैं अपनी डायरी के प्रति सोलेमन डेडिकेशन, पवित्र समर्पण पर आती हूँ। ठीक है, आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। तो एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, और अब मैं आज की तारीख 20 जून 1942 पर आती हूँ। और द सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माय डायरी, और अपनी डायरी के प्रति, सोलेमन डेडिकेशन का मतलब होता है, सोलेमन डेडिकेशन मतलब होता है पवित्र समर्पण, और अपनी डायरी के प्रति पवित्र समर्पण पर आती हूँ। आगे कहते हैं कि डियरेस्ट किटी, देखिए चैप्टर को समझिएगा, ठीक है, क्योंकि दूसरे के भावों को आप पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर नहीं है, ये दूसरे किसी व्यक्ति की फीलिंग्स है, उस बच्ची की फीलिंग्स है जो उसने अपनी डायरी से शेयर की है। ठीक है, तो कुछ भी हार्ड नहीं है, बस आपके स्तर पे समझने के लिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट सेंटेंस बहुत आसान है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस जितना पढ़िए उतना एक बार रिवीजन कर लीजिए। जैसे यहाँ से यहाँ तक आपने पढ़ लिया तो वीडियो को पॉज करके एक बार यहाँ से यहाँ तक रिवीजन कर लीजिए, ताकि उसके शब्दों में यानी उसके भावों में भी आप इस बात को समझ सकें। तो डियरेस्ट किटी, प्रिय किटी, आवर इंटायर क्लास, यानी आज की बात बता रही है कि आवर इंटायर क्लास इज़ क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, यानी हमारी पूरी की पूरी क्लास मतलब इंटायर क्लास मतलब पूरी क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, इसका मतलब होता है घबराहट से कांपना। तो हमारी पूरी क्लास घबरा कर कांप रही थी। द रीज़न, और इसका कारण था, ऑफ कोर्स वास्तव में, इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग। फोर्थ कमिंग मतलब आने वाली, फोर्थ मतलब आने वाला, तो फोर्थ कमिंग आने वाली मीटिंग, यानी जो मीटिंग आने वाली थी, इन विच, जिसमें बताया जाता, द टीचर्स डिसाइड, जिसमें टीचर्स ये डिसाइड करते कि हु विल मूव अप, कि कौन अगली कक्षा में जाएगा, टू द नेक्स्ट फॉर्म, यानी कौन अगली कक्षा में जाएगा, एंड हु विल बी कीप्ड बैक, और कौन फेल होकर इसी कक्षा में दोबारा पढ़ेगा।
कठिन हो गया थोड़ा सा आपके लिए। देखिए, डियरेस्ट किटी, प्रिय किटी, आवर इंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। क्वैकिंग इन इट्स बूट्स मतलब होता है घबराहट से या फिर भय से कांपना। इंटायर मतलब पूरी, क्लास मतलब कक्षा। तो हमारी पूरी कक्षा भय से कांप रही थी। द रीज़न, रीज़न मतलब होता है कारण, और इसका कारण ऑफ कोर्स वास्तव में था इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग, आने वाली मीटिंग ही इसका वास्तविक कारण थी। इन विच, जिस मीटिंग में द टीचर डिसाइड, टीचर ये डिसाइड करते हु विल मूव अप टू नेक्स्ट फॉर्म, कि कौन पास होकर अगली कक्षा में जाएगा, एंड हु विल बी कीप्ड बैक, और कौन फेल होकर पुनः इसी कक्षा में पढ़ेगा। ठीक है। हाफ द क्लास, लगभग आधी कक्षा, इज मेकिंग बिट्स, शर्त लगा रही थी। लगभग आधी कक्षा शर्त लगा रही थी। जियन किसी लड़के का नाम है। जियन एंड आई, सॉरी ये लड़की का नाम है क्योंकि इनकी फ्रेंड है। तो जियन एंड आई, तो जियन और मैं, लाफ आवर सेल्फ, आपस में हंसे। शिली यानी कहने का मतलब है कि जियन और मैं आपस में हंसे। एट द टू बॉयज, अपने उन दो लड़कों पर, बिहाइंड अस, जो हमारे पीछे बैठे थे। सिली मतलब होता है मूर्ख, कह दीजिए आप सीधा सीधा। ठीक है। तो जियन और मैं अपने पीछे बैठे दो लड़कों की मूर्खता पर हंसे। सीएन एंड जैक्स, सीएन ये जियन था, अब ये सीएन है, कंफ्यूज मत होइएगा। सीएन एंड जैक्स, सीएन और जैक्स, उन लड़कों का नाम क्या था? सीएन और जैक। हु हैव स्टॉक देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग, जिन्होंने दांव पर लगा दिया था देयर, अपनी, इंटायर मतलब पूरी, हॉलीडे मतलब छुट्टियों की, सेविंग मतलब बचत को, बचत मतलब धन, जो कुछ भी पैसा उन्होंने बचाया था, ऑन देयर बेट, अपनी शर्त पर। फिर से समझिए इसे, यहाँ तक क्लियर हो गया था, मैं मान के चलता हूँ मैंने यहाँ तक क्लियर करा दिया था। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स, लगभग आधी कक्षा शर्त लगाने में बिजी थी, यानी लगभग आधी कक्षा शर्त लगा रही थी। जियन एंड आई, जियन और मैं, लाफ आवर सेल्फ, हंसे। सिली एट टू बॉयज बिहाइंड अस, हमारे पीछे बैठे दो लड़कों की मूर्खता पर जियन और मैं हंसे। सीएन एंड जैक, सीएन और जैक उन दो लड़कों के नाम थे। हु हैव स्टॉक, जिन्होंने दांव पर लगा दिया था देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग, अपनी छुट्टियों की पूरी बचत को जिन्होंने दांव पर लगा दिया था, ऑन देयर बेट, अपनी शर्त पर। यानी आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि जिन्होंने अपनी छुट्टियों की पूरी बचत को शर्त में दांव पर लगा दिया था। यानी बच्चे थे, दो चार पैसा, दो चार रुपया कुछ बचाया होगा छुट्टियों में, खर्च नहीं किया होगा, तो जो कुछ भी था उनके पास उन्होंने वो सारा दांव पर लगा दिया था। और शर्त किस बात के लिए लग रही थी? देखिए वो आगे बताएंगे। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर रात तक, इट्स, यही चलता रहता था। यानी सुबह से लेकर रात तक, यानी कहने का मतलब है कि हर समय यही चलता रहता था। यू आर गोइंग टू पास, कि तुम पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, और दूसरा कहता नहीं मैं पास नहीं हो पाऊंगा। तो फिर पहला वाला कहता यस यू आर, हाँ तुम पास हो जाओगे। तो दूसरा वाला फिर कहता नो आई एम नॉट, नहीं मैं पास नहीं हो सकता। ठीक है। इवन जीज प्लीडिंग ग्लैंस, यानी जी इनकी फ्रेंड है जियन, उसका बात कर रहे हैं कि जीज प्लीडिंग ग्लैंस, यहाँ तक कि जी एन जो है ये जीएन, तो जीन की प्लीडिंग ग्लैंस यानी जीएन का गुस्से से देखना, ग्लैंसेस है यहाँ पे, जीएन का गुस्से से देखना। एंड माई एंग्री आउटबर्ड्स, आउट एंग्री मतलब क्रोध से, आउटबर्ड्स मतलब भड़कना, और मेरा क्रोध से भड़कना, कांट काम देम डाउन, उनको शांत नहीं करा पाया। यानी वो आपस में लगे थे कि तुम पास हो जाओगे, तुम नहीं होगे, तुम पास हो जाओगे, तुम नहीं होगे। तो इस बात से जीएन जो इनकी फ्रेंड थी वो उनको गुस्से से देख रही थी कि भाई अब तो चुप हो जाओ, तो वो चुप नहीं हो रहे थे। और तो और ये गुस्से से उनके ऊपर भड़क भी गई, उनको डांटा भी होगा, तो भी वो चुप नहीं हुए। वही कहती हैं कि जीज प्लीडिंग ग्लैंस, जीएन का गुस्से से उन्हें देखना और मेरा गुस्से से उन्हें डांटना भी, कांट काम देम डाउन, उनको शांत नहीं करा पाया।
इफ़ यू आस्क मी, यदि तुम मुझसे पूछो, यानी कहती हैं कि यदि तुम मुझसे पूछो कि किसे पास होना चाहिए और किसे नहीं, तो वही कहते हैं कि इफ़ यू आस्क मी, यदि तुम मुझसे पूछो, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर, देयर आर सो मैनी डमीज, इसमें बहुत से मूर्ख भरे पड़े हैं। यानी यदि तुम मुझसे पूछो तो इसमें बहुत से विद्यार्थी मूर्ख हैं। दैट अबाउट अ क्वार्टर, क्वार्टर मतलब होता है 1/4 भाग, तो लगभग 1/4 कक्षा को ऑफ द क्लास, यानी कक्षा के लगभग 1/4 विद्यार्थियों को शुड बी केप्ट बैक, फेल कर देना चाहिए। कक्षा के 1/4 बच्चों को, यानी कहने का मतलब है कि यदि तुम मुझसे पूछो तो दे आर सो मैनी डमीज, इस कक्षा में बहुत से मूर्ख विद्यार्थी हैं। द अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, और इस कक्षा के लगभग 1/4 भाग को शुड बी केप्ट बैक, फेल कर देना चाहिए। ठीक है, बट टीचर्स, लेकिन अध्यापक, आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल मतलब जिसके बारे में अनुमान न लगाया जा सके, क्रीचर मतलब जीव, ऑन द अर्थ, धरती पर, लेकिन टीचर धरती पर ऐसा प्राणी है, ऐसा क्रीचर है जिसके बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, यानी अध्यापक किसको पास करेंगे और किसको नहीं, ये हम लोग नहीं जान सकते। ठीक है, तो बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर ऑन अर्थ, लेकिन अध्यापक धरती पर ऐसा प्राणी है जिसके बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आगे चलें। आई एम नॉट वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, आई एम नॉट वरीड, मैं चिंतित नहीं थी, अबाउट माई गर्लफ्रेंड, मेरी मित्र के बारे में, एंड माई सेल्फ, और अपने बारे में, मैं अपने और अपनी सहेली के बारे में चिंतित नहीं थी। विल मेक इट, हम पास हो जाएंगे, यानी इनको विश्वास था कि हम पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर, केवल एक विषय ऐसा था जिसमें मुझे शक था, अबाउट इज मैथ, और वो गणित थी। गणित ही केवल एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मुझे थोड़ी सी शंका थी। एनीवे, कोई बात नहीं। ऑल वी कैन डू इट, जो कुछ भी हम कर सकते हैं, इज़ वेट, वो केवल इंतज़ार है, यानी हम इंतज़ार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। अनटिल देन, जब तक कि वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लॉस हर्ट, यानी अनटिल देन, तब तक, वी कीप टेलिंग ईच अदर, हम एक दूसरे को दिलासा देते रहेंगे। नॉट टू लूज हर्ट मतलब होता है कि उम्मीद मत खोना, तो हम एक दूसरे को दिलासा देते रहे तब तक, यानी जब तक रिजल्ट नहीं सुनाई दिया तब तक हम एक दूसरे को दिलासा देते रहे। ये देख सकते हैं कि तब तक एक दूसरे को साहस ना छोड़ने को हम कहते रहे। ठीक है, आई गॉट अलॉन्ग प्रिटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स, तो आई गॉट अलॉन्ग प्रिटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स, तो मेरे सभी अध्यापकों के साथ, प्रिटी वेल अच्छा संबंध था, मेरे सभी अध्यापकों के साथ मेरा अच्छा संबंध था। देयर आर 9 ऑफ देम, वो लगभग 9 लोग थे, सॉरी लगभग नहीं है, वो लोग 9 लोग थे, यानी कुल कितने अध्यापक थे, 9 अध्यापक थे। आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि हमारे विद्यालय में 9 अध्यापक थे, 7 मेन, 7 पुरुष थे, एंड 2 वुमेन्स, और 2 महिलाएं, यानी 7 पुरुष अध्यापक थे और 2 महिला अध्यापिकाएं थी। मिस्टर कीजिंग, मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फॉगी हु टीच मैथ, मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फॉगी मतलब होता है पुराने विचारों वाला व्यक्ति, हु टीच मैथ, जो गणित पढ़ाते हैं। मिस्टर कीजिंग एक पुराने विचारों वाले बूढ़े व्यक्ति हैं जो गणित पढ़ाते हैं। वाज अनॉयड विथ मी, मुझसे नाराज़ हैं, फॉर एजेस, कई सालों से, मुझसे कई सालों से नाराज़ हैं। मिस्टर कीजिंग एक पुराने विचारों वाले वृद्ध व्यक्ति हैं, हु टीच मैथ, जो गणित पढ़ाते हैं। वाज अनॉयड विथ मी फॉर एजेस, जो मुझसे वर्षों से या फिर सालों से नाराज़ हैं। बिकॉज, क्योंकि आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातूनी हूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ। आफ्टर सेवर वार्निंग्स, कई बार चेतावनी देने के बाद, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे फालतू का होमवर्क देना शुरू कर दिया। यानी कई बार उन्होंने मुझे चेतावनी दी और जब मैं नहीं सुनी, यानी मैंने उनकी बात नहीं सुनी, तो ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, तो उन्होंने मुझे फालतू का होमवर्क दिया। होमवर्क मतलब गृह कार्य। ठीक है, तो उन्होंने मुझे फालतू में गृह कार्य दिया या फिर होमवर्क दिया।
एन एसे, क्या गृह कार्य दिया था कि उनको एक एसे लिखना था, एक निबंध लिखना था ऑन द सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट पर उनको निबंध लिखना था अ चैटर बॉक्स, बातूनी, यानी कहने का मतलब चैटर बॉक्स मतलब बातूनी। तो बातूनी सब्जेक्ट पर निबंध लिखने के लिए उन्होंने मुझे बातूनी विषय पर निबंध लिखने के लिए फालतू का गृह कार्य दे दिया। फिर से, आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कई बार चेतावनी देने के बाद, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे फालतू का गृह कार्य दिया, एन एसे ऑन द सब्जेक्ट ऑफ चैटर बॉक्स, बातूनी विषय पर निबंध लिखने के लिए। तो आप इसे ऐसे कहेंगे कि कई बार चेतावनी देने के बाद जब मैंने उनकी बात नहीं सुनी तो उन्होंने मुझे बातूनी विषय पर निबंध लिखने के लिए फालतू का गृह कार्य दे दिया। फालतू मतलब बेकार में ही दे दिया, जाओ इसी में पड़े रहो, 24 घंटे लिखते रहो, ये बात, ठीक है। जैसे आपकी पढ़ने में 1 से 2 घंटे में आप घर का काम पूरा काम कर लेते हैं, यानी जो सवाल वगैरह आपको लगानी होती है, जो विद्यालय का होमवर्क आपको होता है वो आप 1 से 2 घंटे में कर लेते हैं। तो अब अगर मैं एक और होमवर्क बता दूं कि आपको बातूनी विषय पर निबंध लिखना है, तो 1-2 घंटे तो आप अपना होमवर्क करेंगे, उसके बाद लगभग 1 घंटा आपको बातूनी विषय पर भी लिखने में लग जाएगा। वही कहते हैं कि ये फालतू हो गया। 1 से 2 घंटे तो ठीक है, बट ये जो 1 घंटा और जाएगा ये फालतू का है, यानी अब टोटल 3 घंटे जाएंगे। आसान शब्दों में इतना आसान है कि कई बार वार्निंग देने के बाद उन्होंने मुझे बातूनी सब्जेक्ट पर निबंध लिखने के लिए फालतू का गृह कार्य दे दिया। ए चैटर बॉक्स, एक बातूनी। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, आप इसके बारे में क्या लिख सकते हैं। मतलब वो सोचने लगी कि ऐसा सब्जेक्ट दिया है कि इसके बारे में लिख भी क्या सकती हूँ मैं। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगी। आई डिसाइडेड, और मैंने निश्चय किया कि मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगी। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने अपनी नोटबुक में ये टाइटल लिख लिया, टक्ड इट इन माई बैग, अपनी नोटबुक को अपने बैग में रखा। एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, और चुप रहने का प्रयास किया। यानी जैसे आपको होमवर्क दिया जाता है, तो जैसे ये फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, आपने ये टाइटल सबसे ऊपर लिख लिया, अब बाकी नीचे का पेज पूरा खाली है ना। तो वही कहते हैं कि मैंने ये टाइटल या फिर ये सब्जेक्ट, आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, तो मैंने अपनी नोटबुक में या फिर अपनी कॉपी में इस टाइटल को लिख लिया। टक्ड इट इन माई बैग, और कॉपी को बंद करके अपने बैग में रखा। एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, और चुप रहने का प्रयास किया, या फिर अपने पूरे प्रयास से मैंने चुप रहने का प्रयास किया। दैट इवनिंग, उस शाम को, आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैंने अपना बाकी का सारा होमवर्क कर लिया, द नोट अबाउट द एसे, तो एसे के बारे में जो मैंने नोट लिखा था, कॉट माई आइज, उस पर मेरी निगाह गई। यानी एसे लिखने के लिए जो मैंने नोट लिखा था नोटबुक के सबसे ऊपर, चैटर बॉक्स, वहाँ पर मेरी निगाह गई। आई बिगन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैंने इस विषय के बारे में सोचना शुरू किया। वाइल च्यूइंग, चबाते हुए, द टिप को ऑफ माई फाउंटेन पेन, तो अपनी कलम के टिप को, टिप ये हिस्सा होता है, तो अपनी कलम के टिप को चबाते हुए मैंने इस सब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू किया। एनीवन कुड रैम्बल ऑन, कोई भी लिख सकता था। एंड लीव बिग स्पेस, यानी लंबा स्थान छोड़ करके, बिटवीन द वर्ड्स, शब्दों के बीच, कोई भी होशियारी से या चालाकी से शब्दों के बीच लंबा स्पेस देकर, लंबा स्पेस मतलब स्थान छोड़कर लिख सकता था। यानी कहने का मतलब है कोई भी शब्दों के बीच अधिक स्थान छोड़कर लिख सकता था। बट द ट्रिक वाज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। बट ट्रिक, लेकिन विचार था, ट्रिक मतलब ट्रिक ही होता है, तो बट ट्रिक वाज टू कम अप विथ कन्विंसिंग, यानी मेरा विचार ये था कि मैं उनको कन्विंस कर लूँ, या फिर मैं उनको कन्विंस करना चाहती थी। आर्गुमेंट्स,
आर्गुमेंट मतलब बातचीत से, टू प्रूव और ये सिद्ध करना चाहती थी द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग यानी बोलने की अहमियत सिद्ध करना चाहती थी। थोड़ा सा हार्ड है, आसान समझिए। देखिए सीधे सीधे, कोई भी बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स यानी कोई भी शब्दों के बीच अधिक स्थान छोड़कर लिख सकता था। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। बट द ट्रिक, लेकिन ट्रिक ये थी वाज टू कम अप विथ कन्विंसिंग, मैं उनको कन्विंस कर लूँ यानी मैं उनको ये विश्वास दिला दूँ, आर्गुमेंट्स यानी मैं अपने कथनों से या फिर अपने लेख से उनको ये विश्वास दिला दूँ, टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बात करने की अहमियत को, यानी कहने का मतलब देखिए यहाँ पे कि मैं इस बात ये देखिए, परंतु चालाकी तो इस बात में थी कि बोलने की आवश्यकता को विश्वास दिलाने वाले तर्क से प्रमाणित किया जाए। यानी नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग मतलब बोलने की आवश्यकता, आर्गुमेंट टू प्रूव यानी कन्विंसिंग आर्गुमेंट टू प्रूव यानी इसका मतलब होता है चालाकी तो इस बात में थी कि बोलने की आवश्यकता को विश्वास दिलाने वाले तर्क से प्रमाणित किया जाए। तो नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग यानी बोलने की आवश्यकता, और कन्विंसिंग आर्गुमेंट टू प्रूव यानी विश्वास दिलाने वाले तर्क से, प्रूव मतलब प्रमाणित करना, प्रमाणित किया जाए। आप इसे सीधा सीधा मेरे शब्दों में कहिए कि यहाँ पे हो गया था ना बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड। देखिए, बट द ट्रिक वाज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्गुमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। इस पूरे सेंटेंस का केवल इतना सा मतलब है कि बट द ट्रिक, आप इसे मेरे शब्दों में समझिएगा, ठीक है, कुछ भी चेंज मत कीजिएगा। बट द ट्रिक, लेकिन मैं चाहती थी, टू कम अप यानी मैं चाहती थी, यहाँ पे आप इस पूरे का सेंटेंस का मतलब केवल इतना ही समझिए कि मैं चाहती थी विथ कन्विंसिंग आर्गुमेंट यानी मैं ऐसा तर्क दूं, कि मैं चाहती थी कि मैं ऐसा तर्क दूं विथ कन्विंसिंग आर्गुमेंट जिससे वो कन्विंस हो जाए, या फिर मैं चाहती थी कि मैं ऐसा तर्क दूं कि द आर्गुमेंट यानी मैं ऐसा तर्क दूं या फिर ऐसी बात लिखूं, टू प्रूव कि सिद्ध हो जाए, द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग बोलने की आवश्यकता। यानी कहने का मतलब है कि मैं चाहती थी कि मैं ऐसा तर्क दूं कि बोलने की आवश्यकता पर उनको यानी मिस्टर कीजिंग को विश्वास हो जाए। बस इतना सा है और कुछ नहीं, हवाई जहाज नहीं है कोई, ठीक है, रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा मैं, आराम से समझिए। तो इतना सा है कि बट द ट्रिक वाज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्गुमेंट, लेकिन मैं ऐसी बात कहना चाहती थी, मैं ऐसा तर्क देना चाहती थी, टू प्रूव कि उनको विश्वास हो जाए, द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग बोलने की आवश्यकता पर। यानी मैं एक ऐसा तर्क देना चाहती थी जिससे उन्हें यानी मेरे अध्यापक को बोलने की यानी जो बोलने की आवश्यकता है उस पर उन्हें विश्वास हो जाए। आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोचा और बहुत सोचा, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक मुझे एक विचार आ गया। आई wrote द 3 पेजेस, मैंने 3 पेज तक लेख लिखा। मिस्टर कीजिंग, जो मिस्टर कीजिंग ने मुझे दिया था उस पर मैंने 3 पेज तक लिखा। हैड असाइंड मी यानी मिस्टर कीजिंग हैड असाइंड मी, कहने का मतलब है जो लेख मुझे मिस्टर कीजिंग ने दिया था उस पर मैंने 3 पेजेस तक लिखा। एंड वाज सेटिस्फाइड, और अंत में संतुष्ट हुई, यानी इतना 3 पेजेस तक लिखने के बाद वो संतुष्ट हुई थी। आई अर्ग्ड, मैंने अर्ग दिया, मैंने तर्क दिया, दैट कि टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, कि बात करना या फिर बोलना एक विद्यार्थी का गुण है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट, और मैं अपना पूरा प्रयास करूँगी टू कीप इट अंडर कंट्रोल, इसे नियंत्रण में रखने के लिए, और मैं इसे नियंत्रण में रखने का अपना पूरा प्रयास करूँगी। आई अर्ग्ड, मैंने तर्क दिया, दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, कि बात करना एक विद्यार्थी का गुण है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं इसे अपने कंट्रोल में रखने का पूरा प्रयास करूँगी। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ़ नॉट मोर। तो यहाँ पर हो गया ना, यहाँ तक हो गया, तो इतना समझ लीजिए पहले, फिर आगे चलते हैं। तो बात करना एक विद्यार्थी का गुण है, यानी विद्यार्थी बात नहीं करेगा तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये बात है यहाँ पे। तो बात करना एक विद्यार्थी का गुण है। एंड आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं इसे अपने नियंत्रण में रखने का पूरा प्रयास करूँगी।
आगे कहते हैं कि बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, लेकिन ये जो आदत है, हैबिट है, आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, इसे मैं पूरी तरह से कभी नहीं छोड़ सकती। लेकिन मेरी जो ये आदत है इसे मैं कभी भी पूरी तरह से नहीं छोड़ सकती। सिंस माई मदर, क्योंकि मेरी माता श्री भी टाग्ड एज मच एज आई, लगभग मेरे जितना ही बोलती हैं, इफ़ नॉट मोर, यदि अधिक नहीं बोलती तो लगभग मेरे जितना ही बोलती हैं। यानी कहने का मतलब है कि मेरी माता जी भी मेरे जितना ही बोलती हैं। एंड दैट्स देयर नॉट मच यू कैन, और आप कुछ नहीं कर सकते अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, यानी इनहेरिटेड मतलब होता है विरासत, ट्रेट्स मतलब विरासत में जो गुण मिलते हैं आपको, उनके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, यानी माता पिता से जो आपको विरासत में गुण मिलते हैं, जैसे कुछ लोगों को संस्कार मिलते हैं तो समाज में अपनी एक अलग पहचान बताते हैं। कुछ लोग असभ्य होते हैं तो लोग कहते हैं ना कि इनके माता पिता भी ऐसे ही होंगे, तो यानी कहने का मतलब है वो समाज में खड़े रहते तो भी उनसे लोग दूर भागते रहते हैं। तो कहने का मतलब जो जो गुण आपको विरासत में मिला है, ऐसा नहीं है कि ये बच्चा जो सभ्यता से खड़ा है ये दूसरा कुछ है, इसके पास 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, ये भी इंसान ही है, ये भी इंसान है, लेकिन इसके माता पिता ने इसे अच्छा संस्कार दिया और इसके माता पिता ने इसे अच्छा संस्कार नहीं दिया, तो ये समाज में अपना बेइज्जती करवा रहा है और ये दूसरों से मान सम्मान प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तो विरासत में ये गुण इसे मिला। मैंने थोड़ा सा आसान करने के लिए इसे समझाया, अगर विरासत को बड़े स्तर पर समझाऊँ तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसे आसान शब्दों में समझने का मतलब केवल इतना सा है कि विरासत में मिले गुणों के बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चलेंगे। तो मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट, तो मेरे तर्क पर मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ, बहुत हंसे, तो मेरे तर्क पर मिस्टर कीजिंग बहुत हंसे। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे, लेकिन जब मैंने फिर से बात करना शुरू कर दिया थ्रू द नेक्स्ट क्लास, अगली कक्षा में, लेकिन अगली कक्षा में जब मैं फिर से बोलने लगी, ही असाइंड मी अ सेकेंड एस्से, तो उन्होंने मुझे दूसरा निबंध लिखने के लिए दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकरेजेबल चैटर बॉक्स। एन इनकरेजेबल चैटर बॉक्स मतलब होता है, यहाँ पे लिखा है, एक ऐसा बातूनी जिसे सुधारा ना जा सके। कौन सा विषय? और इस बार दिस टाइम, और इस बार इट वाज सपोज टू बी ऑन एन इनकरेजेबल चैटर बॉक्स, यानी इस पूरी लाइन का मतलब है कि इस बार यहाँ था एक ऐसा बातूनी जिसे सुधारा ना जा सके। ठीक है, आई हैंडेड इट इन, मैंने यहाँ भी लिख कर दे दिया। एंड मिस्टर कीजिंग, और मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। एंड मिस्टर कीजिंग, सॉरी, आई हैंडेड इट इन, मैंने इसे भी लिख कर उनको दे दिया। एंड मिस्टर कीजिंग, और मिस्टर कीजिंग जो थे, हैड नथिंग टू कंप्लेन, उन्होंने कंप्लेन नहीं की, उन्होंने शिकायत नहीं की अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। होल मतलब पूरे, लेसन्स मतलब पाठ कह सकते हैं, अध्याय कह सकते हैं, 2 मतलब 2, तो पूरे 2 अध्यायों तक या 2 पाठों तक उन्होंने शिकायत नहीं की। यानी जब ये दूसरा वाला इन्होंने लिख कर दिया, ये देखिए जब इन्होंने ये दूसरा वाला लिख कर इनको दिया, तो फिर 2 अध्यायों तक, पूरे 2 अध्यायों तक उन्होंने कुछ भी शिकायत नहीं की, यानी अध्यापक कुछ भी नहीं बोले। However, during the third lesson, और तीसरी कक्षा के दौरान, he would finally had enough, मतलब फाइनली हैड इनफ का मतलब होता है तीसरे पाठ के दौरान काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, यानी बर्दाश्त करने की सीमा पार हो चुकी थी, इसका बोलना बंद ही नहीं हो रहा था। तो वही कहते हैं कि तीसरी कक्षा के दौरान, थर्ड लेसन, तीसरी कक्षा या तीसरे अध्याय के दौरान, ही वुड फाइनली हैड इनफ, पर्याप्त हो चुका था, यानी उनके बर्दाश्त करने की सीमा पार हो चुकी थी। एनी फ्रैंक, उन्होंने कहा, एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट, दंड के रूप में, फॉर थिंकिंग इन क्लास, यानी कक्षा में बोलन, थिंकिंग है, टॉकिंग होना चाहिए, तो कक्षा में बोलने के लिए दंड के रूप में, एनी फ्रैंक राइट एन एसे, तुम एक एसे लिखोगी, एक निबंध लिखोगी, इंटाइटल, जिसका टाइटल होगा क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। इसका हिंदी यहाँ पे लिखा है, ये देख लीजिए, क्वैक 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 मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स ने कहा, ये है यहाँ पे,
ये इस पूरे का मतलब है, यहाँ से लेकर ये हम हवाई जहाज बनाते हुए वापस आते हैं। तो क्वैक 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 सैड मिस्टर्स चैटरबॉक्स। सैड मतलब कहना, मिस्टर्स मतलब मिस्टर्स ही होता है, चैटरबॉक्स मतलब चैटरबॉक्स, यानी कुछ भी है नहीं, यही सेम है। तो क्वैक 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 सैड मिस्टर्स चैटरबॉक्स। तो इस टाइटल पर तुम निबंध लिखोगी। खत्म हुआ, आगे चलेंगे। द क्लास रोड। पूरी कक्षा जोरों से हंस पड़ी। रोड मतलब होता है दहाड़ना। तो पूरी कक्षा जोरों से हंस पड़ी, ठहाके लगाकर हंस पड़ी। देखिए अब ऐसा सब्जेक्ट देंगे आप, क्वैक क्वैक क्वैक, देखिए ये सब हंस रहे हैं ना, ये देखिए तो सभी हंस रहे हैं, जोरों से सब हंस पड़े। तो कहते हैं क्वैक क्वैक क्वैक, क्या सब्जेक्ट हो सकता है ऐसा। तो कहते हैं कि द क्लास रोड, पूरी कक्षा जोरों से हंस पड़ी। आई हैड टू लाफ टू, और मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई हैड रियली, दो यद्यपि आई वुड नियरली एक्साउस्टेड माई इग्निटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स, यानी चैटरबॉक्स बातूनी विषय पर। एक्साउटेड माई इंट्यूनिटी मतलब लिखने का जो एक्सपीरियंस था, मेरा जो अनुभव था, एक्साउटेड हो चुका था, लगभग लगभग समाप्त हो चुका था। आप इसे पूरा पूरा ऐसे कहेंगे कि बातूनी विषय पर लिखने का मेरा जो अनुभव था वो लगभग समाप्त हो चुका था, यानी अब मैं और ज़्यादा क्या लिखूं, मेरे लिखने की क्षमता समाप्त हो चुकी थी, मैं थक गई थी लिखते लिखते। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, अब कुछ नया लिखने की बारी थी, यानी अब ये कुछ नया लिखती। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, अब मैं कुछ नया लिखूं या नया ट्राई करूं, या फिर अब कुछ नया लिखने की बारी थी। समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल मतलब होता है रियल, वास्तविक, कुछ वास्तविक लिखने की बारी थी। माई फ्रेंड, मेरी फ्रेंड, मित्र या फिर मेरी मित्र सैनी, जिसका नाम सैनी था, हु इज़ गुड एट पोएट्री, जो पोएट्री यानी पद्य में गुड थी, अच्छी थी, यानी उसको पोएट्री करना बहुत अच्छी तरह से आता था। पोयम मतलब कविताएं सुनाना। तो जो पद्य में बहुत अच्छी थी, ऑफर टू हेल्प मी, उसने मेरी सहायता करने का सुझाव दिया, या फिर उसने मुझसे मेरी सहायता करने को बोला। राइट द एस्से, एस्से लिखने के दौरान, एस्से लिखने में उसने बोला कि वो मेरी सहायता करेगी। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरू से लेकर अंत तक। इन वर्ष मतलब कहने का मतलब है कि एस्से लिखने में वो शुरू से लेकर अंत तक मेरी सहायता करेगी, ऐसा मेरी फ्रेंड सैनी ने कहा, और वो पोएट्री में या पद्य में अच्छी थी। एंड आई जम्प्ड, और मैं उछल पड़ी या फिर कूद पड़ी। फॉर जॉय, खुशी से, और मैं खुशी से कूद पड़ी, सॉरी आप कहेंगे मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, मिस्टर कीजिंग मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, मिस्टर कीजिंग मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे। विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, इस अजीब से विषय पर निबंध देकर वो मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे। मिस्टर कीजिंग इस अजीब से विषय पर निबंध देकर मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे। बट आई मेक श्योर, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की, द जोक वाज ऑन हिम, कि मजाक उनका बने, यानी मैंने पूरी कोशिश की कि उनका ही मजाक बने। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम को पूरा किया। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और ये बहुत सुंदर थी, यानी उनकी फ्रेंड पोएट्री में माहिर थी, तो उसने सारी की सारी निबंध को पोएम में ही कंप्लीट कर दिया। तो आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम को पूरा किया। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और ये बहुत सुंदर थी, यानी पोएम बहुत अच्छी थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, ये एक मदर डक यानी एक मादा या फिर माता बतख के बारे में थी। एंड अ फादर स्वान, और एक पिता हंस के बारे में थी, यानी एक माता बतख थी, यानी मेरी कहानी में एक बतख थी या माता बतख थी और हंस पिता थे। विथ 3 बेबीज, जिनके 3 बच्चे थे। डकलिंग्स, यानी जिनके 3 छोटे बच्चे थे। डकलिंग्स मतलब होते हैं बतख के छोटे बच्चे। हु वर बीटन टू डेथ, जिन्हें काट कर मार डाला था। बाय द फादर, उनके पिता ने, जिन्हें काट कर उनके पिता ने मार डाला था। बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे या फिर बहुत ज़्यादा बात करते थे। आसान शब्दों में, बतख को आपने सुना होगा वो क्वैक क्वैक करके बोलती है ना, तो वही बात है यहाँ पे कि क्वैक्ड मतलब होता है बोलना, वो बतख बोलती है तो वो क्वैक क्वैक करके बोलती है।
तो आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम को पूरा किया। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और ये बहुत सुंदर थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, मेरी कहानी में एक माता बतख थी। एंड फादर स्वान, और एक पिता हंस था। विथ 3 बेबी डकलिंग्स, जिनके छोटे 3 बच्चे थे। हु वर बिटन टू डेथ, जिन्हें काट कर मार डाला था। बाय द फादर, उनके पिता ने। बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलते थे। लकीली, सौभाग्य से, मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे, मिस्टर कीजिंग ने टुक द जोक द राइट वे, इस जोक को, इस मजाक को सही तरीके से समझ लिया। सौभाग्य से मिस्टर कीजिंग ने इस मजाक को सही तरीके से समझ लिया। ही रीड द पोएम, उन्होंने पोएम को पढ़ा। टू द क्लास, कक्षा में, उन्होंने सभी बच्चों के सामने कक्षा में पोएम को पढ़ा। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, अपने खुद के कमेंट्स ऐड किए। कमेंट मतलब जो आप फेसबुक पे कमेंट करते हैं, इंस्टाग्राम पे कमेंट करते हैं, वही। तो कमेंट मतलब होता है टिप्पणी। तो अपनी खुद की टिप्पणियाँ जोड़कर, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, यानी जो चीज़ें बच्चों को ना समझ में आ रही होती हैं उसे अपने शब्दों में उन्होंने उसे समझाया होगा। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, अपनी खुद की कमेंट्स को जोड़ते हुए। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस, और अन्य दूसरी कक्षाओं में भी एज वेल, उन्होंने इसे पढ़कर सुनाया। ठीक है। सिंस देन, और उसके बाद से, आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, मुझे बात करने की आज़ादी मिल गई। एंड हैवेंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, एंड हैवेंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और इसके बाद कोई भी फालतू का होमवर्क मुझे नहीं मिला। ऑन द कॉन्ट्रेटरी, यानी इसके विपरीत, मिस्टर कीजिंग्स, यानी जो मिस्टर कीजिंग है, ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, आजकल, दीज डेज मतलब आजकल, मेकिंग जोक्स, हमेशा मजाक करते रहते हैं। और इसके विपरीत, मिस्टर कीजिंग आजकल हमेशा मजाक करते रहते हैं। तो बस हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। पूरा प्रयास किया है कि आपको यह चैप्टर समझ में आया हो, और एक प्रयास आपको खुद से करना है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, बस आप बुक लेकर बैठ जाइए और शुरू से लेकर अंत तक एक बार इस अध्याय को खुद से पढ़ डालिए। बस कुछ भी नहीं करना, इसके बाद आपके लिए ये सब धुआं धुआं है। बहुत ज़्यादा इजी है। बस इतना समझिएगा कि आप एक बच्ची की फीलिंग्स को पढ़ रहे थे। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इसका लाभ ले सकें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये चैप्टर समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।